जब मैं शॉपिंग करके बाहर निकली तो गर्मी से बेहाल थी, इसलिए सामने के शॉपिंग मॉल की कॉफ़ी शॉप में घुस गई। बच्चे आज देर से लौटने वाले थे क्योंकि पिकनिक पर गए थे, इसलिए मैं सोचा कि क्यों न कोल्ड कॉफ़ी के साथ सैंडविच का मज़ा उठाया जाए। मेरा सारा दिन बच्चों के साथ ही गुजर जाता। पति रोहित भी अपने नए बिजनेस में व्यस्त रहते। ऐसे में कई बार मन करता है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लूं, पर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। पर आज मौका मिला तो लगा कि इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाऊं। अभी मैं ऑर्डर देकर सुस्ता ही रही थी कि मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर रोहित थे। कहाँ हो? वे शायद जल्दी में थे। बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी, मैं अटकते हुए बोली। अच्छा, ऐसा करना कि करीब 5 बजे मनोहर आएगा, उसे वह फाइल दे देना जिसे मैं गलती से टेबल पर भूल आया हूँ। और रोहित ने फ़ोन काट दिया। रोहित की यह बेरुखी मुझे अखरी तो सही, पर फिर मैंने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। मैं मानती हूँ कि काम भी ज़रूरी है, पर इतनी भी क्या व्यस्तता कि कभी अपनी पत्नी से प्यार के दो बोल भी न बोल पाओ। फिर मुझे वह समय याद आने लगा जब रोहित एक दिल फेंक आशिक की तरह मेरे आगे पीछे घूमा करते थे, और अब काम की आपाधापी ने उन्हें लगभग शुष्क सा बना दिया है। पर दूसरे ही पल तब मेरी यह नीरसता झट से दूर हो गई जब मेरे सामने कॉफ़ी और सैंडविच रखा गया। अभी मैंने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा ही था कि मेरे कानों में एक जानी पहचानी सी हंसी सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ जो महिला बैठी थी वह मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। उस महिला का नाम रेवती है। जब रेवती को देखा तो मेरा मन एक अजीब से उल्लास से भर उठा। कॉलेज का बीता समय अचानक मेरी आंखों के आगे घूम गया। सच, वह भी क्या समय था। बेखौफ, बिना किसी टेंशन के मैं और मेरी सहेलियां कॉलेज में घूमा करती थी। पर मुझ में और रेवती में एक बुनियादी फ़र्क था। जहाँ मैं पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती को भी तवज्जो देती थी, वहीं रेवती सिर्फ मौज मस्ती और घूमने फिरने का ही शौक रखती थी। कॉलेज से बंक करके वह सैर सपाटे पर निकल जाती थी, जिसे मैं ठीक नहीं मानती थी। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर रेवती लड़कों पर जादू चलाना खूब जानती थी। शायद इसलिए मैं उससे एक दूरी बनाकर चलती थी। मैं जब भी उसके घर जाती वह मुझे अपने चेहरे पर फेस पैक लगाए ही मिलती। परीक्षा नज़दीक है और तुझे फेस पैक लगाने की पड़ी है, मैं उससे चुहल करती। अरे मैडम, यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। फिर वह ज़ोर से हंस देती। तू तो आती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, पर मैं तो आती है लड़कों को पटाने के लिए। अरे भाई, अपना तो सीधा फंडा है कि अगर माया चाहिए तो अपनी काया का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उसकी ये बातें जब मेरी समझ से बाहर हो जाती तब मैं नोट्स बनाने के लिए लाइब्रेरी का रुख करती और ये मैडम कैंटीन में पहुंच जाती कोई नया मुर्गा हलाल करने के लिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इस बीच रेवती के कई प्रेम प्रसंग परवान चढ़े और कई बीच में ही दम तोड़ गए। पर बहती नदी सी रेवती इस सब से न कभी रुकी और न ही कोई उसे रोक पाया। आखिर अमीर परिवार की इकलौती बेटी की उड़ान भी तो ऊंची थी। उसका अमीर लड़कों को पटाना, उनसे अपना उल्लू सीधा करना लगातार जारी रहा। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रेवती की बदौलत उसकी कुछ मनचली सहेलियों को भी मुफ्त में पिक्चर देखने को मिल जाती थी, या उसके आशिक की कार में घर तक लिफ्ट मिल जाती थी। तब सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। अपनी प्रशंसा सुन रेवती का हौसला और बुलंद हो जाता। इस बीच हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हमारा साथ छूट गया। पर रेवती के प्रेम के किस्से जब तक मुझे सुनने को मिलते रहे। जब रेवती की शादी की खबर कानों में पड़ी तो लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में एक स्थिरता आएगी जिसका अभाव उसकी ज़िंदगी में शुरू से ही रहा है। बीतते समय के साथ मैं उसे पूरी तरह भूल गई, पर आज अचानक उसे देखकर लगा कि अब उन सहेलियों के संपर्क सूत्र मिल जाएंगे जिनसे मिलने की कब से तमन्ना थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमारी कुछ सहेलियों में से कुछ तो ज़रूर ऐसी होंगी जिनका मायका और ससुराल यहीं लखनऊ शहर में होगी। अब रेवती मिली है तो शायद उन सहेलियों को ढूंढने में आसानी होगी जिन्हें मैं अकेली शायद ही ढूंढ पाती। तभी मेरी नज़र उस पुरुष पर पड़ी जो अब उठ चुका था और बाहर जाने की तैयारी में था। उस आदमी के जाते ही रेवती भी उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वह मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आती, वह खुद ही मेरे पास आ गई। अरे लता, तू यहाँ कैसे? वह मेरी तरफ आते हुए बोली।
बस शॉपिंग करने आई थी। मैं पास खड़ी कुर्सी उसकी तरफ खिसकाते हुए बोली, तू इतनी मोटी कैसे हो गई? वह हंसते हुए मुझसे पूछ बैठी। अब 2 बच्चों के बाद तो ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा झेपते हुए बोली, और तू सुना भाई, अभी तक तो अपनी लाइफ ही सेट नहीं हुई है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, पर तेरी शादी तो, अरे नाम मत ले उस शादी का, वह शादी नहीं हादसा था मेरे लिए, कहकर रेवती सुबक पड़ी। पर हुआ क्या है, बता तो सही। उसे परेशान देखकर मैं उससे पूछ बैठी। शादी से पहले तो मेरा पति उमेश बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, पर शादी के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। तुझे तो पता है कि मैं शुरू से ही आज़ाद ज़िंदगी जीने की शौकीन रही हूँ। अब क्लब जाकर ताश खेलूँगी तो हारूंगी भी। बस धीरे धीरे यही कहने लगा कि रेवती, तुम क्लब जाना छोड़ दो, क्योंकि मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है। अब उसका बिजनेस घाटे में चले या मुनाफे में, मुझे क्या, मुझे तो अपने खर्च के लिए एक तयशुदा रकम चाहिए ही, जिसे मैं चाहे ताश में उड़ाऊं या ब्यूटी पार्लर में फूकूं। कह वह मेज पर रखे पानी के गिलास को झट से उठाकर पी गई। पानी पीकर जब वह थोड़ी नॉर्मल हुई तब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और वह मुझसे कहने लगी। पर जब उसकी हर बात में टोका टाकी बढ़ने लगी तब माथा ठनक गया मेरा। बस तब मैंने अपनी वकील दोस्त के साथ मिलकर पूरे 50 लाख का दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया पति पर। बच्चों को अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। मैंने अपनी याचिका दायर कराते समय ऐसी ऐसी धाराएं लगाई है कि अब बेचारा सारी उम्र कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। कहते कहते रेवती के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। रेवती की ये बातें सुनकर मैं हैरान थी, पर उसके चेहरे पर तो सिकन तक नहीं थी। रेवती अपनी पूरी कहानी एक विजय गाथा की तरह बयान कर रही थी। पर रेवती, क्लब जाना बुरा नहीं है, पर अगर घर की आर्थिक हालत बिगड़ रही हो तो ऐसे खर्चों पर रोक लगानी ही पड़ती है, और फिर पत्नी के बेलगाम खर्च पर पति ही रोक लगाएगा ना। मैं उसे समझाते हुए बोली, बस जो भी मिलता है तेरी तरह मुझे समझाने लगता है। यह मेरी लाइफ है और इसके साथ अच्छा या बुरा करना, इसका हक सिर्फ मुझे है। रेवती अचानक आक्रामक हो उठी। जब मेरी मम्मा ही मुझे नहीं समझ सकी तो औरों की क्या बात करूं। मुझे तो यह बात समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अगर महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की कोशिश करें तो उनके पाँव में पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देकर बेड़ियां डालने की कोशिश करते हैं। रेवती अपने रों में बोले जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। अब यह बात मैं समझ चुकी थी कि जो लड़की अपनी माँ की बात नहीं समझ पाई वह मेरी बात क्या समझेगी। सो मैंने बातचीत का रुख बदलते हुए उसके लिए 1 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दे डाला। कॉफ़ी पीकर जब उसका दिमाग तरोताज़ा हुआ तब वह कहने लगी, पता है, जो मेरे पास बैठा था वह प्रमोद है, हमारे शहर का जाना माना वकील। पता है, वह बावला मेरे एक इशारे पर करोड़ों रुपए लुटाने को तैयार है। बस जब उसे पता चला कि मेरा पति मुझे तंग कर रहा है तो झट से बोला कि रेवती डार्लिंग, तुम्हें अपने पति की बेवजह की तानाशाही सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम तो ऐसी बहती नदी हो जिसे कोई नहीं बांध सकता, तो फिर तुम्हारे पति की क्या विसात है। वैसे तो मैं अपने तलाक के सिलसिले में ही प्रमोद से मिली थी, पर मेरी व्यथा सुनकर दिल पिघल गया था बेचारे का। वह खुद ही मुझसे बोला था कि तुम्हारे पति को यूं सस्ते में छोड़ देना ठीक नहीं होगा। जब बच्चों को कानूनी दांवपेच में उलझाऊंगा तब जाकर उसके होश ठिकाने आएंगे। बस फिर उसी के कहने पर मैंने अपने पति व सास पर दहेज उत्पीड़न का केस बनाया है। मेरी वही सास जो पहले मेरे क्लब जाने पर ऐतराज़ करती थी, वही सास आज मेरे आगे केस वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाती है। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैडम को मुझ पर हाथ उठाने के झूठे आरोप में ऐसा उलझाया है कि शायद अब उसे आत्महत्या ही करनी पड़े। पर मुझे क्या, मुझे तो अपना बदला चाहिए और वह मैं लेकर ही रहूँगी। इतना कहकर वह चुप हो गई। यह सुनकर मेरा मन खिन्न हो उठा। रह रहकर मैं रेवती के पति व सास के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। मैं उठते हुए बोली, मैं अभी ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, रात को डिनर फिक्स है मेरा प्रमोद के साथ। कह उसने अपनी एक आंख शरारत से दबा दी। भाई आज रात के लिए प्रमोद ने 5 स्टार होटल का आलीशान कमरा बुक किया है। अब कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा।
पर हाँ, मैं परसों फ्री हूँ, अपना नंबर दे, मैं तेरे घर आऊँगी तेरे बच्चों से मिलने। और फिर तेरे बच्चों की तो मौसी हूँ मैं। वह अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हुए बोली, मेरा फ़ोन तो खो गया था, उसका मिसयूज न हो इसलिए मेरे पति ने उस नंबर को ब्लॉक करा दिया है। अब नया फ़ोन और नया नंबर ही लेना पड़ेगा। मैंने झूठा बहाना बनाया और तेज़ी से बाहर निकल आई। आज के बाद मैं रेवती से नहीं मिलूँगी, यह मैंने पक्का तय कर लिया था। ऐसे लोगों को दूर से सलाम, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी सामने से आते ऑटो रिक्शा को रोक मैं उसमें बैठकर अपने घर लौट आई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब